नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज 7 बजे से चौथे चरण के लिए मतदान शुरू हो जाएगा। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान होगा। इस दौरान 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व क्रिकेटर चुनावी मैदान में है। वहीं 5700 करोड़ की संपत्ति वाला सबसे अमीर प्रत्याशी भी इस चौथे चरण में मैदान में है। दरअसल आंध्र प्रदेश के गुंटूर से टीडीपी प्रत्याशी के पास 5705 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं तेलंगाना की चेवल सीट से बीजेपी प्रत्याशी के पास 4568 करोड़ की संपत्ति है। चुनाव आयोग के मुताबिक चौथे फेज में कुल 1717 प्रत्याशी मैदान में है और चौथे चरण की सीटों को मिला लिया जाए तो कुल 380 सीटों पर आज शाम 6 बजे तक मतदान पूर्ण हो जाएगा। बाकी बचे 3 चरणों में 163 सीटों पर मतदान होगा। वहीं चौथे चरण के मतदान में कई हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं। मसलन तेलंगाना के हैदराबाद से बीजेपी की माधवी लता, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, करीमनगर से बंदी संजय कुमार, लखीमपुर खीरी से केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी, कन्नौज से सपा से अखिलेश यादव, बिहार के बेगूसराय से गिरिराज सिंह मैदान में है, उजियापुर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मैदान में, जबकि मुंगेर से जदयू के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह मैदान में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कड़पा से वाईएस शर्मिला, झारखंड के खुंटी से अर्जुन मुंडा, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा मैदान में और बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी और यूसुफ पठान के बीच में मुकाबला है। यानी कईयों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आज हम आपको दिन भर चौथे चरण की हर सीट का विश्लेषण बताएंगे और हर खबर तस्वीर सबसे पहले दिखाएंगे, क्योंकि ये है सिंहासन की जंग की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर ही है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी वो सीट जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि ये सीट है कन्नौज लोकसभा सीट। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कन्नौज से कौन कौन से कैंडिडेट मैदान में, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वर्तमान के मुखिया अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। इसके अलावा अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी ने यहां से सुब्रत पाठक को मैदान में उतारा है, जबकि बसपा से इमरान बिन जफर इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते नजर आ रहे हैं। यहां पिछले चुनाव में सालों से सपा का अभेद्य किला, जिसको ढहाकर सांसद बने थे सुब्रत पाठक, और एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में है। उन्हें चुनौती देने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव खुद रणभूमि में उतरे हैं और तीसरे मोर्चे पर बसपा प्रत्याशी इमरान बिन जफर भी खड़े हैं। कन्नौज में मुकाबला बड़ा है क्योंकि 1967 में अस्तित्व में आई सीट पर पहला चुनाव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जीता और समाजवादी विचारधारा की आधारशिला रखी थी। उसके बाद 2 बार कांग्रेस, भारतीय लोकदल, जनता पार्टी और एक बार चुनाव में बीजेपी जीती। 1998 से लगातार ये सीट सपा के कब्जे में थी, लेकिन सुब्रत पाठक ने उस कब्जे पर कमल खिलाया। लेकिन इस बार कमल के बाद फिर से साइकिल चलाने की तैयारी में अखिलेश यादव। मुकाबला रोमांचक रहने वाला है, लेकिन बीते 2 चुनावों का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, इसके लिए रुक करते हैं हमारी सहयोगी जयती हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयती, गुड मॉर्निंग। शुरुआत कन्नौज के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग विजेंद्र, क्योंकि आज चौथे चरण की लोकसभा चुनावों का दिन है और ऐसे में फर्स्ट इंडिया की मेगा कवरेज शुरू हो गई है। आपने जिस तरह से जिक्र किया, 96 सीटों पर 1717 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला है। लेकिन सबसे पहले चलिए कन्नौज सीट की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट, क्या समीकरण रहे हैं 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में, ये बता देते हैं। डिंपल यादव जिन्होंने जीत दर्ज की थी कन्नौज लोकसभा सीट से, हालांकि इस बार उन्होंने अपनी सीट को बदला है, लेकिन 2014 में जीत दर्ज की थी समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव। वोट प्रतिशत उनका रहा था 42.89% और उस समय उन्होंने हराया था सुब्रत पाठक को। सुब्रत पाठक की हार का परसेंटेज था 41.14%, यानी कि डिंपल यादव को 42.89% वोट उस समय मिले और मात्र कुछ ही वोटों के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की। सुब्रत पाठक को 41.14% वोट उस समय 2014 के लोकसभा चुनावों में मिले। आगे बढ़कर 2019 के लोकसभा चुनाव का वोटिंग पैटर्न देखते हैं सीट का। तो सुब्रत पाठक ने फिर यहां पर कमल फूल का जिस तरह से आपने जिक्र किया उसे खिलाया। जीत का मार्जिन जो था वो 49.37% था।
डिम्पल यादव को उन्होंने हराया यहां पर 48.29% के साथ इतने वोट उन्हें मिले और उसके बाद में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2014-2019 के इस लोकसभा चुनाव में जीत के पैटर्न के बाद में अब देखना ये महत्वपूर्ण रहेगा कि अब 2024 के लिए मतदाताओं के जहन में क्या बात होगी। बिल्कुल। और जैती हाँ खुद अखिलेश ने जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन अगली सीट का रुख करते हैं। अगली सीट है खीरी लोकसभा क्षेत्र। यहां से बीजेपी ने अपने मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी को मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने उत्कर्ष वर्मा को मैदान में उतारा है। और बसपा से देखिए अक्षय कालरा यहां इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते नजर आते हैं। इस सीट पर टेनी मैदान में और टेनी को लेकर बहुत विवाद हुआ। लगातार 2 बार जीतकर वो केंद्र में मंत्री बने, लेकिन हैट्रिक पर नजर बीजेपी लगा रही है और वहां के समीकरण बहुत अलग नजर आते हैं। उन्हें चुनौती देने के लिए गठबंधन के उम्मीदवार है सपा नेता उत्कर्ष वर्मा। कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, जबकि बसपा से अक्षय कालरा मैदान में है। वैसे तो खीरी सीट पर कुल 11 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है, लेकिन मुकाबला यहां बीजेपी, सपा और बसपा के बीच ही दिखाई दे रहा है। लेकिन बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा जैती खीरी का? बिल्कुल विजेंद्र, खीरी लोकसभा सीट की बात चली है तो 2014 का जिस तरह से आपने जिक्र किया, सबसे पहले वोटिंग इतिहास जान लेते हैं। तो 2014 में खीरी लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी अजय मिश्रा टेनी ने 35.07 कम वोटों का परसेंटेज, लेकिन जीत दर्ज की क्योंकि जो ओपोनेंट थे उन्हें 25.36% मात्र वोट इस समय मिल पाए थे। अरविंद गिरी जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था। खीरी लोकसभा सीट पर अजय मिश्रा टेनी ने 2014 के लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज की। आगे बढ़कर 2019 का वोटिंग पैटर्न अगर इस सीट का देखते हैं तो फिर अजय मिश्रा टेनी एक बार फिर से यहां पर से जीते, यानी कि उनकी तीसरी जीत यहां से होगी अगर वो यहां से जीतते हैं। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला इस बार 2024 के चुनावों में जीते अजय मिश्रा टेनी 53.63% वोटों के साथ, यानी कि जो पिछले चुनाव में उनका वोटिंग अंतर था उन्होंने खुद के परफॉर्मेंस को अगले चुनाव में 2019 के चुनाव में रिकवर किया। हराया उन्होंने डॉक्टर पूर्वी वर्मा को 34.38% वोटों के साथ। डॉक्टर पूर्वी वर्मा की हार हुई थी। 2024 में एक बार फिर से प्रतिष्ठा के चुनाव की जब हम बात करते हैं, चौथे चरण में अजय कुमार मिश्रा टेनी की प्रतिष्ठा भी विजेता दाव पर। बिल्कुल। उन्नाव लोकसभा सीट का रुख करते हैं क्योंकि यहां भी प्रतिष्ठा दाव पर है। बीजेपी ने यहां से एक बार फिर से साक्षी महाराज को मैदान में उतारा है, जबकि सपा ने यहां अन्नू टंडन को मैदान में उतारा है और बसपा यहां भी त्रिकोणीय मुकाबला बनाते हुए अशोक पांडे चुनावी मैदान में है। साक्षी महाराज की वजह से 2019 में सपा और बसपा का समझौता था, लेकिन इस बार सपा और कांग्रेस का समझौता है और बसपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है। सोशल इंजीनियरिंग की है बसपा ने और देखिए ब्राह्मण कैंडिडेट को मैदान में उतारा है ताकि सपा और कांग्रेस को डैमेज किया जा सके। हालांकि ब्राह्मण कैंडिडेट बीजेपी के वोट बैंक में भी सेंध लगाएगा, किसको कितना नुकसान पहुंचाएगा इसी से तय होगा कि साक्षी महाराज जाएंगे या फिर अन्नू टंडन जाएंगे। बहरहाल इस सीट का बीते 2 चुनावों का वोटिंग परसेंटेज क्या है जैती? बिल्कुल विजेंद्र, एक और चर्चित लोकसभा सीट का नाम है उन्नाव लोकसभा सीट। चलिए इसका रुख करते हैं 2014 में क्या वोटिंग इतिहास रहा। तो उन्नाव लोकसभा सीट पर जो वोटिंग इतिहास से साक्षी महाराज जो एक बार फिर से मैदान में है, उन्होंने जीत दर्ज की थी 2014 में भी 41.94% वोटों के साथ। उन्होंने 2019 में, ये 2019 का आप देख रहे हैं जब साक्षी महाराज ने 56.87% वोटों के साथ जीत दर्ज की और उसके बाद में उन्होंने अजय शंकर शुक्ला को हराया था, जिन्हें मात्र उस समय 24.46% वोट मिल पाए थे। ये हुआ 2014 और 2019 का वोटिंग पैटर्न। बिल्कुल। अगली सीट का रुख करते हैं। अगली सीट इटावा लोकसभा सीट। बीजेपी ने यहां से रामशंकर कठेरिया को मैदान में उतारा है। हॉट सीट है, वीआईपी सीट है, जबकि सपा ने जितेंद्र कुमार दोहरे को मैदान में उतारा है और यहां भी मुकाबले को त्रिकोणीय करती बसपा से सारिका सिंह बघेल आपको नजर आ रही है। आपको ध्यान होगा इटावा सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है और ये चुनाव इस बार उनके बिना सपा लड़ रही है। इटावा से बीजेपी ने अपने सांसद रामशंकर कठेरिया पर फिर से भरोसा जताया, लेकिन जनता क्या सपा के साथ संवेदनाओं में बहेगी? क्योंकि यकीनन सपा के कैंडिडेट ने मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया होगा और इमोशनली वोट मांगे होंगे। लेकिन बीते 2 बार के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, कौन जीता कौन हारा, यह बता रही हमारी सहयोगी जयती।
बिल्कुल विजेंद्र, चलिए बात करते हैं इटावा लोकसभा क्षेत्र में क्या इस बार रहने वाला है कि आपने जिक्र किया, लेकिन 2014 और 2019 में क्या इतिहास रहा। तो 2014 में जीत दर्ज की थी भारतीय जनता पार्टी की, सीट हुई थी 2014 में अशोक कुमार दोहरे ने यहां पर जीत दर्ज की थी और 42.77% उनका वोटिंग परसेंटेज जीत का रहा। हराया था उन्होंने प्रेमदास कठेरिया को उस समय और वोट प्रतिशत रहा 25.95%। 2019 में अगर जाते हैं सीट पर और वहां के वोटिंग इतिहास को देखते हैं तो 2019 में रामशंकर कठेरिया ने यहां पर जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 50.8% वोटों के साथ उन्होंने जीत दर्ज की और उसके बाद में उन्होंने हराया था उस समय 2019 में कमलेश कुमार को 44.53% वोटों के साथ। धरोहरा लोकसभा सीट का रुख करते हैं क्योंकि यहां से बीजेपी ने रेखा वर्मा को मैदान में उतारा है, जबकि सपा ने आनंद भदौरिया को मैदान में उतारा है और बसपा ने यहां श्याम किशोर अवस्थी को मैदान में उतारा है। और धरोहरा लोकसभा सीट लखीमपुर खीरी जिले के तहत आती है। ये इलाका बाढ़ से प्रभावित रहता है। आबादी की बात करें तो यहाँ की आबादी 30 लाख के आसपास है। बीजेपी और बसपा इस क्षेत्र की प्रमुख पार्टियां हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रेखा वर्मा जीती थी और रेखा वर्मा पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। जति धरोहरा लोकसभा सीट के बीते 2 चुनाव को वोटिंग परसेंटेज क्या रहा? बिल्कुल, चलिए विजेंद्र जान लेते हैं, दर्शकों को बताते हैं धौरहरा लोकसभा सीट में क्या इतिहास रहा है वोटिंग पैटर्न का। पिछले 2 बार के चुनाव का अगर जिक्र किया जाए तो रेखा वर्मा जिन्होंने 2014 में यहां से जीत दर्ज की थी 35.87% वोटों के साथ रेखा वर्मा विजयी हुई थी। हराया था दाऊद अहमद को 22.06% वोटों के साथ उन्होंने हार का सामना किया था। आगे बढ़कर 2019 के अगर वोटिंग पैटर्न को देखते हैं सीट के, तो रेखा वर्मा ने एक बार फिर से जीत दर्ज की थी। 2019 में भी 48.21% वोटों के साथ उन्होंने जीत दर्ज की और उस समय उन्होंने असमद इलियास सिद्दीकी को हराया था, जिनका वोटिंग परसेंटेज 33.12% रहा था। बिल्कुल, और अब रुक करते हैं कानपुर लोकसभा क्षेत्र का, क्योंकि यहां से बीजेपी ने रमेश अवस्थी को मैदान में उतारा, कांग्रेस ने आलोक मिश्रा को मैदान में उतारा है और देखिए बसपा से कुलदीप भदौरिया चुनावी मैदान में। दरअसल ये सीट श्री प्रकाश जायसवाल जैसे चेहरे की वजह से पहचानी जाती है। कभी यह सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन अब बीजेपी ने यहां पर अपना दबदबा बना रखा है। 14 और 19 में यह सीट बीजेपी के पास ही रही। अब 24 में चुनाव में बीजेपी ने मौजूदा सांसद सत्यदेव पचौरी की बजाय रमेश अवस्थी को टिकट दिया है। लेकिन बीते चुनाव में सत्यदेव पचौरी कितने मार्जिन से जीते, 2014 का परिणाम क्या रहा, क्योंकि जीती तो बीजेपी है। जैती 14 और 19 में कितने मार्जिन के साथ बीजेपी जीती? बिल्कुल विजेंद्र, जानना जरूरी होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानपुर लोकसभा सीट चर्चित लोकसभा सीट है। चलिए जान लेते हैं 2014 में क्या इतिहास रहा। तो मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उस समय रहे। 2014 में 56.31% वोटों के साथ जीते। हराया था उन्होंने श्री प्रकाश जायसवाल को, समय जो भारतीय जनता पार्टी के सामने हार का सामना जिन्हें करना पड़ा। कांग्रेस के प्रत्याशी वो रहे। 29.87% वोटों के साथ श्री प्रकाश जायसवाल ने उनके सामने 2014 में हार स्वीकार की। 2019 की अगर बात कर लेते हैं तो कानपुर लोकसभा सीट में सत्यदेव पचौरी, जिनका भी आप जिक्र करे थे, 55.63% वोटों के साथ 2019 में वो जीत कर दिल्ली पहुंचे सांसद के तौर पर। और श्री प्रकाश जायसवाल, जिन पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने दाव खेला था 2019 में भी, 2014 के बाद उन्हें एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा 37.13% वोटों के साथ। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में पता नहीं चलता कि कौन किस पार्टी के साथ गठबंधन में होगा और जनता किसको वोट देगी। कहते हैं कि यहाँ की राजनीति बहुत साइलेंट है और बहुत वायलेंट भी है। लेकिन शुरुआत करते हैं बेगूसराय सीट के साथ, क्योंकि बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से, जबकि सीपीआई की तरफ से अवधेश कुमार राय मैदान में है। बेगूसराय में दक्षिणपंथी हवा और वामपंथी हवा के बीच में एक तरीके से मुकाबला हो रहा है। सिटिंग एमपी बीजेपी के गिरिराज सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बताई जाती है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है का असर भी दिखाई देता है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जब बेगूसराय चुनाव प्रचार करने गए तो उन्होंने कहा था कि सांबो मटिहानी पुल गंगा नदी पर चुनाव के 1 महीने के अंदर बना देंगे, गिरिराज सिंह को वोट दीजिए। और ये वहां का एक बड़ा इशू है। यहां आरजेडी मैदान में नहीं है, यहां कांग्रेस भी मैदान में नहीं है, ये सीट गठबंधन में गई है और गिरिराज सिंह यहां काफी मजबूत माने जाते हैं। लेकिन बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या, ये बता रही हमारी सहयोगी जैती।
बिल्कुल विजेंद्र, और बेगूसराय लोकसभा सीट के 2014 के वोटिंग पैटर्न को जान लेते हैं, क्योंकि जिक्र आपने किया उसके बाद में 2014 में भोला सिंह ने यहां से जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे। 34.94% वोटों के साथ 2014 में उन्होंने जीत दर्ज की और उस समय हराया था तनवीर हसन को। तनवीर हसन को जब उन्होंने हराया तो तनवीर हसन का वोटिंग परसेंट मात्र 30.18%। हालांकि भोला सिंह जिन्होंने जीत दर्ज की और जो हारे तनवीर हसन, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं रहा जीत का, लेकिन जीत यहां पर भारतीय जनता पार्टी की हुई थी। 2019 में अगर बेगूसराय लोकसभा सीट में इतिहास को जानने की कोशिश करें तो गिरिराज सिंह, जो एक बार फिर से मैदान में है, 56.48% वोटों के साथ उन्होंने जीत दर्ज की थी और कन्हैया कुमार को उन्होंने हराया था 22.03% वोट के साथ में। कन्हैया कुमार जो कि जाने जाते हैं अपने वक्तव्यों को लेकर, अपनी बातचीत को लेकर, अपने अंदाज को लेकर, उन्हें गिरिराज सिंह ने शिकस्त दी थी और इस बार फिर से गिरिराज सिंह चुनाव के मैदान में। बिल्कुल, और जैती बीते चुनाव के अंदर कन्हैया कुमार के लिए ऐसा शायद ही कोई था जो प्रचार करने नहीं पहुंचा, जो मोदी विरोधी था, लेकिन उसके बावजूद गिरिराज सिंह वहां चुनाव जीते थे। इस बार कहा जा रहा है कि कैंडिडेट जिस तरीके से उतारा गया है, गिरिराज सिंह मजबूत स्थिति में, लेकिन फैसला जनता को करना है। आगे बढ़ते हैं, उजियारपुर लोकसभा सीट, क्योंकि यहां से बीजेपी ने मैदान में उतारा है नित्यानंद राय को, जबकि आरजेडी ने मैदान में उतारा है आलोक मेहता को। उजियारपुर लोकसभा सीट 2 जिले वैशाली और समस्तीपुर तक फैला है। इस बार चुनावी मैदान में यहां सिर्फ 2 नहीं, वैसे तो 13 कैंडिडेट हैं, लेकिन मुकाबला 2 के बीच में बताया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जिन नित्यानंद राय को मैदान में उतारे वो गृह राज्य मंत्री हैं और जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं। वहीं महागठबंधन से आलोक मेहता उन्हें कांटे की टक्कर दे रहे हैं। आलोक मेहता 2014 में मिली हार का बदला लेने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस, आरजेडी और अन्य घटक दल जो बीजेपी के खिलाफ इंडी गठबंधन का हिस्सा, क्या वो एडी चोटी का जोर मिलकर लगाएंगे? इसी से तय होगा कि नित्यानंद राय का फैसला क्या होगा। लेकिन बीते 2 चुनाव में जैती, जरा बताइए नित्यानंद राय कितने वोटिंग परसेंटेज से जीते हैं, क्योंकि जीते तो वही हैं। बिल्कुल, उजियारपुर की लोकसभा क्षेत्र का आपने जिक्र किया, चलिए रुक कर लेते हैं 2014 में क्या इतिहास रहा है इस सीट पर उजियारपुर में। तो 2014 में उजियारपुर में नित्यानंद राय ने जीत दर्ज की थी और एक बार फिर से अगर वो जीते तो हैट्रिक होगी। 32.74% वोटों के साथ नित्यानंद राय ने उस समय जीत दर्ज की 2014 के चुनावों में। आलोक मेहता को उन्होंने हराया था। आलोक मेहता का वोटिंग परसेंट 26.5% रहा। 2019 में भी नित्यानंद राय ने जीत दर्ज की, लेकिन वोटिंग परसेंटेज अब आपको बता देते हैं। 2019 में नित्यानंद राय की जीत का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, तो 56.11% वोट के साथ में 2019 में उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से नित्यानंद राय ने जीत दर्ज की और उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने हराया था 27.51% वोट के साथ। उपेंद्र कुशवाहा मैदान में पहुंचे, लेकिन उन्होंने हार का सामना किया नित्यानंद राय के सामने। तो लगभग दोगुने वोटों से नित्यानंद जीते और इस वोटिंग परसेंटेज को पाटना इंडी गठबंधन के लिए थोड़ा मुश्किल नजर आएगा। लेकिन मुंगेर लोकसभा क्षेत्र, यहां से कौन कौन कैंडिडेट है जरा देखिए। जेडीयू से यहां राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, उनको मैदान में उतारा, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं जेडीए के। जबकि आरजेडी से कुमारी अनीता को मैदान में उतारा और ये गठबंधन में सीट गई है, क्योंकि राजीव रंजन सिंह गठबंधन में बीजेपी जोर लगाएगी और कुमारी अनीता के लिए कांग्रेस और अन्य जोर लगाएंगे। बहरहाल इस सीट पर कहा जा सकता है कि पटना, लखीमसराय और मुंगेर की 2-2 विधानसभा क्षेत्र से मिलकर ये बना है और यहाँ भूमिहार जो भूमिहार किसान है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। आंकड़ों की माने तो यहाँ इनकी आबादी 4 लाख से ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ धानु कुर्मी की आबादी 2 लाख, यादव की आबादी 1.5 लाख और मुस्लिम की आबादी 90,000 है। इन तीनों को जोड़ने के बाद ये भूमिहार के बराबर पहुंचते हैं और यहाँ की राजनीति भूमिहार के इर्द गिर्द ही घूमती है और थोड़ी नाराजगी वहां बीजेपी से भूमिहार की चल रही है। लेकिन क्या राजीव रंजन सिंह के लिए वो मुसीबत है? बहरहाल बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या है, बता रही हमारी सहयोगी जैती। मुंगेर लोकसभा सीट के बीते 2 बार का वोटिंग फीसदी जान लेते हैं, क्या परसेंटेज रहा था, जीत का कौन जीता। तो वीणा देवी ने जीत दर्ज की थी 2014 में 34.06% वोटों के साथ वो जीती। उस समय हराया था राजीव रंजन सिंह को, जो एक बार फिर से चुनाव मैदान में है। हार का सामना राजीव रंजन सिंह को करना पड़ा था। उस समय वोटिंग फीसदी रहा था 23.53%। इसके बाद 2019 का वोटिंग पैटर्न मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का जान लेते हैं। राजीव रंजन सिंह जो कोशिश कर रहे थे 2019 में, यानी कि 14 के बाद 5 साल के बाद जीत का चेहरा उन्होंने देखा। इस सीट पर मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से 51.03% वोटों के साथ वो जीते और हराया नीलम देवी को, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी। ऐसे में
8-2% वोटों के साथ नीलम देवी मैदान में उतरी, लेकिन हार का सामना राजीव रंजन सिंह के सामने उन्होंने 2019 में किया। और जैसे जब ये थे प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से तो कहा जा रहा था कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी ज्वाइन उन्होंने नहीं की, उल्टा बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि यहां वोटों से ज्यादा झगड़ों की बात होती है और ये अपने आप में हॉट सीट नहीं, हॉट प्रदेश है। ऐसे में शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल और सबसे पहले बात करते हैं बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र की। यह मुकाबला बेहद रोचक है क्योंकि यहां कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को मैदान में उतारा है, जबकि टीएमसी की तरफ से यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है और बीजेपी से निर्मल कुमार साहा चुनावी मैदान में है। पश्चिम बंगाल में बहरामपुर सीट ऐसी है जहां पर 52% मुस्लिम आबादी है और टीएमसी इससे पहले मुस्लिम कैंडिडेट इस सीट पर नहीं देती थी। इस बार यूसुफ खान को मैदान में उतारा है और यही कमाल की बात है कि 52% वोटिंग परसेंटेज मुसलमानों के होने के बावजूद इस सीट ने कभी मुस्लिम सांसद नहीं जीता है। बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी 1999 से लगातार जीत हासिल करते आ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं और वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने जो यूसुफ पठान को टिकट दिया है, टीएमसी को कभी भी बहरामपुर सीट जीत उस पर हासिल नहीं हुई। लेकिन सवाल यह कि क्या यूसुफ पठान से मुस्लिम वोटों के डायवर्जन की वजह से निर्मल कुमार साहा का लक तो नहीं खुलने वाला है, ये जनता को तय करना है। लेकिन यहां के वोटिंग परसेंटेज क्या रहे बीते 2 चुनाव के बता रही हमारी सहयोगी जयंती। बिल्कुल विजेंद्र, बहरामपुर लोकसभा सीट यहां से जिस तरह से आप जिक्र भी करे थे, अधीर रंजन चौधरी का एक तरफा स्वामित्व रहा इस सीट पर 1999 से 2014 की वोटिंग पैटर्न को जान लेते हैं। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे जिन्होंने 51.04% वोटों के साथ 2014 में जीत दर्ज की थी और उस समय हराया था इंद्रनील सेन को। इंद्रनील सेन के सामने जब अधीर रंजन चौधरी उतरे तो इंद्रनील सेन के वोट 19.085% ही पड़ पाए, यानी कि बहुत कम मार्जिन, यहाँ बहुत ज्यादा मार्जिन इनफैक्ट यहाँ पर रहा जीत का, लेकिन बहुत कम परसेंटेज इंद्रनील सिंह सेन के लिए रहा। उसके बाद 2019 के अगर वोटिंग पैटर्न को सीट पर जाने तो अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर से यहाँ पर जीत दर्ज की। 45.47% वोटों के साथ अधीर रंजन चौधरी जीते। अपूर्व सरकार को उन्होंने हराया था और उस समय अपूर्व सरकार के वोट परसेंटेज थे 39.26% वोट के साथ में अपूर्व सरकार ने हार स्वीकार की थी। अधीर रंजन चौधरी सीट पर एक बार फिर से जीते और एक बार फिर से चुनाव मैदान में। अगली सीट का रुख करते हैं। अगली सीट भी बेहद खास सीट है आसनसोल, क्योंकि यहां से जो मैदान में है उसमें बीजेपी ने एस अहलूवालिया को मैदान में उतारा है, जबकि टीएमसी से शत्रुघ्न सिन्हा चुनावी मैदान में और सीपीआईएम से जहां आरा खान इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते नजर आए। आसनसोल दरअसल झारखंड की सीमा से लगा हुआ जिला है जहां की आबादी का बड़ा हिस्सा हिंदी भाषी है, जो यहां खदानों कारखानों में काम करते हैं। और इस सीट पर 2014 और 19 में बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने जीत हासिल की थी, लेकिन वो इस चुनाव से पहले टीएमसी का हिस्सा हो गए। शत्रुघ्न सिन्हा ने उपचुनाव में 3 लाख वोटों से जीत हासिल की और इस बार फिर से शत्रुघ्न सिन्हा को मुकाबले में मैदान में उतारा गया है। बाबुल सुप्रियो विधानसभा चले गए हैं, लेकिन क्या एस अहलूवालिया इस सीट पर वापस कमल खिला पाएंगे और जहां आरा खान कितना डैमेज शत्रुघ्न सिन्हा को कर पाएंगी, ये मुकाबले का एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। बहरहाल बीते 2 चुनाव में बाबुल सुप्रियो कितने वोटिंग परसेंटेज से जीते, ये बता रही हमारे सहयोगी जयंती। चलिए आसनसोल लोकसभा सीट के वोटिंग परसेंटेज को जान लेते हैं। 2014 और 2019 में क्या आसनसोल लोकसभा सीट पे वोटिंग परसेंटेज रहा। बाबुल सुप्रियो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो कि मजबूत स्थिति में रहे थे, ऐसे में 37.14% वोटों के साथ उन्होंने जीत दर्ज की और टीएमसी की डोला सेन को उन्होंने हराया था। ऐसे में 30.9% वोट ही डोला सेन को मिल पाए। 2019 में अगर इस सीट की बात कर ले आसनसोल की, तो यहाँ पर एक बार फिर से बाबुल सुप्रियो ने जीत दर्ज की थी। 51.16% वोटों के साथ वो जीते और मुनमुन सेन को उन्होंने हराया था 35.19% वोटों के साथ। यानी कि इस 2019 के लोकसभा चुनावों को देखें तो उस समय बाबुल सुप्रियो लगातार, क्योंकि पहले भी जीते थे 2019 में भी जीते, लेकिन इस बार चेहरे के परिवर्तन के बाद देखना ये खास रहेगा कि आसनसोल में क्या एक बार फिर से कमल का फूल खिलता है या फिर
यहाँ पर खेला होता है। बिल्कुल जयती, और इस सीट का असर कई सीटों पर पड़ा होगा, क्योंकि अगर यहाँ कैंडिडेट को बदला गया है तो किसी और कैंडिडेट को भी कहीं बदला गया होगा। बहरहाल वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र 2024 में यहाँ बीजेपी ने दिलीप घोष को मैदान में उतारा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं। टीएमसी ने यहाँ कीर्ति आजाद को मैदान में उतारा है, जो कि क्रिकेटर रह चुके हैं। सीपीआईएम ने सुकृति घोषाल को मैदान में उतारा है और वो इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते नजर आए। और दिलीप घोष का एक चेहरा ऐसा जिस पर बहुत कुछ टिका हुआ है, क्योंकि ममता सरकार में जिन्होंने मुकाबला किया उनमें एक चेहरा दिलीप घोष का भी है, जबकि कीर्ति आजाद काफी करीब ममता बनर्जी के माने जाते हैं और टीएमसी की राष्ट्रीय रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जयती, वर्धमान दुर्गापुर सीट पर बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा? वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट के 2024 को समझे चुनाव के पैटर्न को इससे पहले जरूरी है 2014 और 2019 के चुनाव तरीके के समझने की कोशिश डॉक्टर मुमताज संघमित्रा ने जीत दर्ज की थी। 2014 में इस सीट से 42.19% वोटों के साथ उन्होंने 2014 में जीत दर्ज की थी। और उसके बाद में हारने की बात अगर करें 2014 की, तो हारने का सामना SK सैदुल हक को करना पड़ा था। वोट प्रतिशत उनका था 34.02% वोट प्रतिशत। इसके बाद 2019 के वोटिंग पैटर्न को अगर देखें तो 2019 में SS सालूवालिया ने जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 41.76% वोटों के साथ इस सीट से वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और जीत दर्ज की थी। डॉक्टर मुमताज संघमित्रा को उन्होंने हराया था 41.59% वोट उस समय डॉक्टर मुमताज संघमित्रा को हासिल हुए थे। विजेंद्र, बिल्कुल, और अब रुक करते हैं कृष्णा नगर लोकसभा सीट का। इस सीट का इतिहास बेहद खास है। यहां से बीजेपी ने राजमाता अमृता रॉय को मैदान में उतारा है, जबकि टीएमसी ने महुआ मोइत्रा को मैदान में उतारा है। सीपीआईएम ने SM साधी को मैदान में उतारा है। और कृष्णा नगर दरअसल वो सीट जो एक दौर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ मानी जाती थी। ये सीट चौथे लोकसभा चुनाव यानी कि 1967 में अस्तित्व में आई थी और तब से लेकर 2014 तक इस सीट पर 13 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और माकपा ने यहां कितने जीते हैं? 9 बार चुनाव जीते हैं। लेकिन 2009 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के तपस पॉल ने जीत हासिल की और ये सीट महुआ मोइत्रा के साथ जुड़ी है। महुआ मोइत्रा के साथ इसलिए क्योंकि चुनाव में आने से तुरंत पहले उनको जिस तरीके से संसद से सस्पेंड किया गया, क्या वो इमोशन इस सीट पर उसके साथ जाएंगे या फिर राज परिवार के साथ हवा बहती हुई नजर आएगी? और ऐसा मोदी कितने वोट किसके काटेंगे, ये एक महत्वपूर्ण मुकाबला है। लेकिन यहां बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, ये बता रही हमारी सहयोगी जयती। कृष्णनगर लोकसभा सीट इसके वोटिंग पैटर्न को समझते हैं। 2014 में क्या वोटिंग इतिहास रहा है सीट पर, तो कृष्णनगर लोकसभा क्षेत्र में तपस पॉल ने जीत दर्ज की थी। टीएमसी से उस समय 35.38% वोटों के साथ 2014 के चुनावों में जीते थे और झा शांतनु की हार हुई थी 2014 में 29.63% वोटों के साथ। 2014 में झा शांतनु ने तपस पॉल के सामने हार उनकी हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनावों का अगर आप जिक्र करें कृष्णनगर लोकसभा क्षेत्र से, तो महुआ मोइत्रा जिनकी 45% वोटों के साथ जीत दर्ज उन्होंने की थी और उसके बाद में एक बार बड़े नाम के तौर पर उभरी टीएमसी के। और उसके बाद में कल्याण चौबे जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर पहुंचने की, लेकिन 40.37% वोटों के साथ, यानी कि बहुत ज्यादा मार्जिन तो नहीं, लेकिन महुआ मोइत्रा ने यहाँ पर 2019 में जीत दर्ज की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीरभूम लोकसभा सीट की। यहां से बीजेपी ने देवतनु भट्टाचार्य को मैदान में उतारा है, जबकि सरहदी के टीएमसी की तरफ से शताब्दी रॉय को मैदान में उतारा गया और कांग्रेस ने यहां मुल्तान रशीद को मैदान में उतारा है। दरअसल बीरभूम को लाल मिट्टी की भूमि कहा जाता है। बीरभूम अपनी कलाकृति और अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, जो पश्चिम बंगाल के अन्य जिलों से कुछ अलग है। बीरभूम का पश्चिम भाग एक जंगली क्षेत्र है जो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। बीरभूम संसदीय क्षेत्र पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में आता है, लेकिन क्या हवा यहां अलग तरीके से बह रही है? यहां टीएमसी कांग्रेस को कितना डैमेज करेगी और कांग्रेस टीएमसी को कितना डैमेज करेगी? दरअसल ये सवाल है। ये सवाल इसलिए क्योंकि टीएमसी और कांग्रेस दोनों का जो वोटर है वो लगभग एक है और बीजेपी का वोटर अलग है।
तो यहां शताब्दी रॉय और मुल्तान रशीद के बीच में मुकाबला, क्योंकि उस मुकाबले में जो जिसको डैमेज करेगा उसका फायदा यहां देव तनु भट्टाचार्य को मिलेगा। लेकिन सीट यकीनन फंसी हुई है। हमारी सहयोगी जयती बता रही कि बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा। ठीक है विजेंद्र, जान लेते हैं वीरपुर लोकसभा सीट के बीते 2 चुनावों में क्या वोटिंग इतिहास रहा। 2014 का सबसे पहले इतिहास जानते हैं। शताब्दी रॉय जिन्होंने जीत दर्ज की थी टीएमटी से प्रत्याशी 36.52% वोटों के साथ शताब्दी रॉय ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी वीरभूम लोकसभा क्षेत्र में, और उस समय हार का सामना किया था डॉक्टर इलाही कंवर ने। 31.18% वोट ही उन्हें उस समय मिल पाए। 2019 के अगर वोटिंग इतिहास को देख ले वीरभूमि लोकसभा क्षेत्र में, तो 2019 में एक बार फिर से शताब्दी रॉय ने 45.13% वोटों के साथ जीत दर्ज की, और दूध कुमार मंडल ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 2019 में रहे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उस समय उनका वोटिंग प्रतिशत 38.99% रहा। चरण में 96 सीटों पर 1717 कैंडिडेट मैदान में, लेकिन उनमें से कई कैंडिडेट ऐसे जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर, और कई कैंडिडेट ऐसे जिनके लिए मुकाबले में खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन हम हॉट सीटों का जिक्र कर रहे हैं और अब रुख करते हैं झारखंड राज्य का। यहां की जो सबसे बड़ी हॉट सीट है वो हॉट सीट है खूंटी। दरअसल बीजेपी ने यहां से अर्जुन मुंडा को मैदान में उतारा है, और बीजेपी की सियासत झारखंड में इस चेहरे के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है, और आज से नहीं दशकों से घूमती नजर आती है। जबकि कांग्रेस ने कालीचरण मुंडा को मैदान में उतारा है, और मुकाबला यहां बेहद रोमांचक होता नजर आएगा, क्योंकि बीते चुनाव में महज 1400 वोटों से ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जीत की दहलीज को लांघ पाए थे, जीत पाए थे। अगर इंडी गठबंधन के विधायकों ने मतदाताओं के बीच पसीना बहाया और अपने क्षेत्र में बढ़त बनाई, तो बीजेपी के लिए जीत की डगर कठिन हो सकती है, क्योंकि इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ज्यादातर विधानसभा सीटों पर जहां इंडी गठबंधन से जीते विधायकों के, यानी कि जो पार्टियां उसमें हैं, उनके जीते विधायक यहां मैदान में हैं। उन्होंने अगर कालीचरण मुंडा के लिए मेहनत की, पसीना बहाया, तो फिर यहां अर्जुन मुंडा की मुश्किल पड़ सकती है। कांग्रेस पिछली बार के मामूली अंतर को पाटकर बड़ी जीत की कोशिश कर सकती है, लेकिन यहां रणनीति बीजेपी ने भी अपनी एक अलग तरीके से बनाई होगी। बहरहाल बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, ये बता रही हमारी सहयोगी जयती। झारखंड के खूंटी लोकसभा क्षेत्र जिस तरह से 2014 और 2019 को समझना जरूरी है। 2024 से पहले तो 2014 के अगर वोटिंग पैटर्न को खूंटी लोकसभा क्षेत्र से अगर देखा जाए, तो करिया मुंडा ने यहां से जीत दर्ज की थी 32.34% वोटों के साथ, और अनोश एक्का को उन्होंने हराया था 21.26% वोटों के साथ। उन्हें हार का सामना करना, ये तो हुई 2014 की बात। 2019 में अगर खूंटी लोकसभा क्षेत्र के वोटिंग इतिहास को समझने की कोशिश करें, तो अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर से यहां से जीत दर्ज की 45.97% वोटों के साथ, यानी कि मुंडा जो समुदाय है, जो एक वर्चस्व वाली बात है, वो लगातार यहां पर एक लेगेसी की तरह बनती हुई आ रही है। कालीचरण मुंडा को उन्होंने हराया था। इस बार फिर से ये दोनों ही चेहरे एक बार फिर चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज की थी उस समय, और ऐसे में कालीचरण मुंडा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वोटिंग मार्जिन बहुत ही ज्यादा कम 45.8% वोट उस समय कालीचरण मुंडा को मिले, और अर्जुन मुंडा को 45.97% वोट, और लगभग 1400 वोटों का अंतर, जिस तरह से विजेंद्र अभी आप जानकारी दे रहे थे, ये पिछले लोकसभा चुनावों में रहा। चलिए अगली सीट का रुख करते हैं। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र 2024 में मैदान में कौन कौन है, देखिए सर। बीजेपी से समीर उरांव को मैदान में उतारा गया, जबकि कांग्रेस से सुखदेव भगत मैदान में, और निर्दलीय चमरा लिंडा। ये नाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि चमरा लिंडा पहले भी चुनावी मैदान में उतरकर कांग्रेस उम्मीदवार का खेला कर चुके हैं, खेल बिगाड़ चुके हैं, और ये बात मतदाता भी अच्छी तरह समझ चुके हैं। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। मांडर है, सिसई है, गुमला है, लोहरदगा है और बिशुनपुर है। इस वक्त इंडी गठबंधन का कब्जा है। चमरा लिंडा को अगर जेएमएम विधायकों ने अंदर से किसी भी तरह की मदद की, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी परेशानी सीट पर हो सकती है। हालांकि लगातार चुनाव लड़कर चमरा लिंडा ने अपनी पकड़ खुद से कमजोर कर ली है, लेकिन कमजोर कैंडिडेट अगर 50,000 60,000 भी वोट ले गया, तो फिर कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। बहरहाल यहां वोटिंग परसेंटेज बीते 2 चुनाव का क्या रहा, बता रही हमारी सहयोगी जयती।
तो चलिए जान लेते हैं लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में 2014-2019 में क्या वोटिंग पैटर्न रहा। 2014 की अगर बात करें तो जीते थे सुदर्शन भगत, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, लेकिन जीत बहुत कम वोटों के साथ 27.73% वोटों के साथ 2014 में। और रामेश्वर ओरायन जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी 2014 के चुनावों में थे, 26.93% वोटों के साथ उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। यानी कि वोटिंग बहुत ज्यादा क्लोज हुई थी और कांटे की टक्कर थी। कम वोटिंग परसेंटेज के साथ में सुदर्शन भगत इस सीट से जीते। इसके बाद 2019 की अगर बात करें तो 2019 में एक बार फिर से सुदर्शन भगत ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। लोहरदगा सीट पर 45.45% यानी कि अपनी परफॉर्मेंस को अगले चुनावों में उन्हें इंक्रीज किया। सुखदेव भगत कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यहां से हारे। 44.18% वोट उन्हें मिले थे जो कि उस समय कांग्रेस के प्रत्याशी। और ऐसे में 2019 का वोटिंग पैटर्न भी यही कहता है कि यहां से भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। एक और सीट का रुख करते हैं। सीट का नाम है सिंहभूम लोकसभा सीट। यहां से बीजेपी ने गीता कोड़ा को मैदान में उतारा है, जबकि जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा से जोबा मांझी चुनावी मैदान में है। दोनों महिला कैंडिडेट हैं और लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले तक कांग्रेस की सांसद रही हैं। कौन? गीता कोड़ा। लेकिन उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और वो चुनावी सीट में आ गई। वहीं सिंहभूम एकमात्र राज्य की ऐसी लोकसभा सीट है जहां दो महिला उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला होगा। लेकिन कांग्रेस से बीजेपी में आई गीता कोड़ा बीजेपी के कमल के कार्यकर्ताओं को कितना साध पाई और कितना कांग्रेस को डैमेज कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस जितनी डैमेज होगी जोबा मांझी उतनी कमजोर होगी। लेकिन यहां जेएमएम एक अलग दिशा में बहती हुई पार्टी जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व बीते कुछ सालों में या कहे दशकों में काफी ज्यादा बढ़ा है। बहरहाल बीते दो चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, बता रही हमारी सहयोगी जय। चलिए जान लेते हैं सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में 2014 और 2019 में क्या कहते हैं जनता के हिसाब से वोटों का अंतर। लक्ष्मण गिलोवा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 34.47% वोटों के साथ उन्होंने 2014 में जीत दर्ज की थी और गीता कोड़ा को समय उन्होंने हराया था, जिन्हें 24.52% वोटों के साथ ही 2014 में संतुष्ट होना पड़ा। 2019 की अगर बात करें तो सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में गीता कोड़ा ने फिर वापसी की। कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने जीत दर्ज की थी और 49.11% वोट के साथ वो जीती और लक्ष्मण गिलोवा को उन्होंने हराया, यानी कि सिंबल बदला और उसके बाद उनकी जीत हुई। लक्ष्मण गिलोवा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उस समय उन्हें 40.9% वोट मिल पाए थे। ये हुआ 2014 और 2019 में सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग इतिहास। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र जो नाम ही बताता है कि विशालतम राज्य, वहां की बहुत सी सीटें ऐसी जहां नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर और नेताओं से ज्यादा इस चुनाव में पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर, परिवारों की प्रतिष्ठा दांव पर, शरद पवार के परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर, उद्धव ठाकरे की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लेकिन हम हॉट सीट का जिक्र करते हैं। दरअसल सबसे पहले रुख करते हैं बीड़ लोकसभा क्षेत्र का। यहां परिवार के लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे की सुपुत्री, और वो चुनाव बीते भी जीती हैं और परिवार में एक भावना उनके साथ है क्योंकि उनके पिता का देहांत हुआ और परिवार में पंकजा मुंडे ने उस लेगेसी को आगे बढ़ाया। जबकि एनसीपी शरद गुट से बजरंग सोनावणे चुनावी मैदान में है और पिछले चुनाव में बजरंग कांग्रेस से उम्मीदवार थे। उन्होंने प्रीतम को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि मूल एनसीपी राज्य में महायुक्ति के साथ मराठा आरक्षण की आंच में बुरी तरह झुलसे इस इलाके में मराठाओं का वर्चस्व है, जो पंकजा मुंडे की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। गोपीनाथ मुंडे का बीड़ जिले में दबदबा रहा है, लेकिन बेटी अभी तक उस दबदबे को कायम रख पाई, आगे रख पाएंगी या नहीं, ये जनता को तय करना है। यहाँ एक और फैक्टर है, मोदी है तो मुमकिन है, वो पंकजा मुंडे की जीत को कितना मुमकिन कर पाएगी, ये आज वोटिंग परसेंटेज और वहां की जनता तय करेगी। बहरहाल बीते दो चुनाव को वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, ये बता रही हमारी सहयोगी जय।
बिल्कुल, महाराष्ट्र वो राज्य जो कि छत्रपति शिवाजी की भूमि है और ऐसे में बीड़ लोकसभा क्षेत्र का जब जिक्र हुआ तो 2014-2019 का वोटिंग पैटर्न जान लेते हैं। गोपीनाथ मुंडे बड़े चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के, हालांकि अब सभी के बीच में नहीं है, लेकिन उस समय 2014 के लोकसभा चुनावों में 47.03% वोटों के साथ वो जीते। अब हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उस समय रहे सुरेश रामचंद्र, जिन्हें 36.94% वोट मिल पाए। इसके बाद 2014 के बाद भी 2019 के वोटिंग इतिहास को अगर देखें तो प्रीतम मुंडे ने यहां से जीत दर्ज की। 50.15% वोटों के साथ वो जीती थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और उसके अलावा हार का सामना 2019 में करना पड़ा था बजरंग सोनावड़े को 37.07% वोटों के साथ। तो ये हुई बात 2014 और 2019 के लोकसभा पैटर्न की सीट पर, बीड़ लोकसभा सीट पर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं औरंगाबाद लोकसभा सीट की। यहां से शिवसेना ने संदीपन भुमरे को मैदान में उतारा है, जबकि शिवसेना से ही उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से चंद्रकांत खेरे को मैदान में उतारा है। और यहां मुकाबले को त्रिकोणीय कौन करा है? त्रिकोणीय करा है AIM इम्तियाज जलील। दरअसल यहां वैसे तो मुकाबला शिवसेना के अंदर ही है, क्योंकि एक तरफ वो शिवसेना जिसके साथ कांग्रेस खड़ी है, जिसके साथ बीते चुनाव में बीजेपी खड़ी थी, और दूसरी तरफ वो शिवसेना जो शिवसेना से निकलकर बनी है, लेकिन फिलहाल वही मूल शिवसेना है। और मुकाबले में औरंगाबाद के अंदर मुस्लिम वोटर्स के डायवर्सन के लिए इम्तियाज जलील चुनावी मैदान में है। और अब जरा अंदाजा लगाइए, जब औरंगाबाद सीट पर शिवसेना लड़ा करती थी, जिसमें इस वर्ग का डायवर्सन नहीं, वो वाली शिवसेना जो शिवसेना ही हुआ करती थी 1989 के बाद 6 बार जीती है। लेकिन 5 साल पहले बाला साहेब ठाकरे की स्थापित पार्टी को जब झटका लगा, तब उनके अनुभवी नेता चंद्रकांत खेरे को AIM के इम्तियाज जलील ने 4500 से भी कम वोटों के अंतर से हरा दिया था। आपको बता दें कि औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया, लेकिन निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड में इस सीट का नाम अभी भी औरंगाबाद है और ये मराठवाड़ा क्षेत्र के अंदर आती है। यहाँ के बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा? जय औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र 2014 और 2019 में वोटिंग पैटर्न क्या रहा, जनता ने किस तरह से वोट दिए, ये जान लेते हैं। चंद्रकांत खेर को यहां पर जीत दर्ज हुई थी 2014 में 43.47% वोटों के साथ में चंद्रकांत खेर ने जीत दर्ज की थी। और 2014 में हार का सामना करना पड़ा था नितिन सुरेश पाटिल को, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी 29.95% वोटों के साथ। ये हुई बात 2014 के। इसके बाद 2019 के अगर वोटिंग पैटर्न को जाने औरंगाबाद लोकसभा सीट से, तो यहाँ पर इम्तियाज जलील को जीत दर्ज हुई थी 32.47% वोटों के साथ इम्तियाज ने जीत दर्ज की थी। और चंद्रकांत खेरे को हराया था 32.09% वोट उन्हें उस समय मिल पाए थे 2019। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जालना लोकसभा सीट की, क्योंकि ये भी अपने आप में हॉट सीट है। बीजेपी ने यहां राव साहिब दानवे को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने कल्याण काले को मैदान में उतारा है। मराठवाड़ा का जालना संसदीय क्षेत्र 2 कारणों से अहमियत रखता है। एक तो ये कि उस आंदोलन का केंद्र रहा है जहां से उठी आरक्षण की आग की लपटों में पूरा मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र झुलस गया था। दूसरा है कि मराठा विरोध के बीच बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहिब दानवे के लिए जीत का छक्का लगाना चुनौती है। यहां मराठा और OBC वोटर्स का विभाजन होना तय है और यही उलटफेर कर सकता है। लेकिन राव साहिब दानवे का यहां एक तरीके से कहीं वर्चस्व है और ये गढ़ है, और उस गढ़ को ढहाना क्या वाकई में कल्याण काले के लिए आसान होगा, ये जनता को तय करना है। लेकिन बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, ये बता रही हमारी सहयोगी जय। चलिए जान लेते हैं जालना लोकसभा क्षेत्र में 2014 और 2019 में जनता ने किन मुद्दों पर और किस तरह से किन्हें वोट दिया था। 2014 में राव साहब दानवे को जीत दर्ज हुई थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वर्तमान में भी, लेकिन 2014 में जब जीते थे तो 48.95% वोट उनके रहे थे। और ऐसे में हार का सामना किया था विलास और ताड़ी ने, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे। 31.84% वोट 2014 में इस लोकसभा सीट जालना लोकसभा क्षेत्र से मिल पाए। 2019 की अगर बात करें तो 2019 में राव साहब दानवे ने एक बार फिर से जीत दर्ज की थी 57.78% वोटों के साथ वो जीते 2019 में भी। और विलास और ताड़े को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने उतारा, लेकिन एक बार फिर से मायूसी हाथ लगी
29.23% वोटों के साथ एक बार फिर से विलास ओलाड़ी की हार हुई थी। और ऐसे में अब 2024 में भी जब चुनाव मैदान में वो है, ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो लगातार 2 बार से जीते आ रहे हैं, तीसरी बार अगर जीत दर्ज होती है तो फिर ये हैट्रिक कही जाएगी या फिर इस हैट्रिक में सेंध लगाएंगे इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी। बिल्कुल। और अब रुक करते हैं पुणे लोकसभा क्षेत्र का। वैसे तो पुणे को आईटी हब कहा जाता है, लेकिन सियासी गढ़ भी ये नजर आता है क्योंकि बीजेपी ने मुरलीधर किशन मोहोल को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने रविंद्र हेमराज दांगेकर को मैदान में उतारा है। मुकाबला दोनों के बीच में कांटे का माना जा रहा है और वोटिंग परसेंटेज यहां बीते चुनाव में बीजेपी के अनिल शिरोल ने कुल 5,69,825 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार यहां कैंडिडेट बदल दिया गया है। कैंडिडेट बीजेपी पुराने रिकॉर्ड को कायम कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। मेरी सहयोगी ज्योति बता रही हैं कि पुणे का बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा। तो चलिए जान लेते हैं पुणे लोकसभा सीट में 2014 और 2019 में क्या इतिहास रहा है। इस राजनीतिक इतिहास को समझते हैं। 2014 में पुणे लोकसभा क्षेत्र में अनिल शिरोले, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उन्होंने जीत दर्ज की थी और उस समय 55.04% वोट उन्हें मिल पाए थे। डॉक्टर विश्वजीत कदम, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, उन्हें शिकस्त उन्होंने दी थी। 24.54% वोट उन्हें मिल पाए थे। आगे बढ़कर 2019 के अगर लोकसभा क्षेत्र के वोटिंग इतिहास को देखते हैं तो गिरीश बापट, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, पुणे लोकसभा सीट से जीते। 61.13% वोट गिरीश बापट को मिले थे 2019 में और उनके अगेंस्ट मोहन जोशी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, जिन्हें मात्र 61.13% वोट, जो कि जीत का वोटिंग प्रतिशत था, उनके सामने 29.77% वोट ही मिल पाए थे। तो यहाँ पर 2014 और 2019 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीती आ रही है। 2024 में देखना होगा कि एक बार फिर से क्या यहाँ पर कमल का फूल खिलेगा। रावेर लोकसभा क्षेत्र का रुख करते हैं क्योंकि यहां से बीजेपी ने रक्षा खड़से को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि रक्षा खड़से दरअसल एकनाथ खड़से की बहू है, जबकि एनसीपी के शरद गुट ने श्री राम पाटिल को मैदान में उतारा है। रावेर भगवान दत्तात्रेय मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और 200 साल पुराना दत्तात्रेय मंदिर है। इसकी स्थापना सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने की थी। रावेर लोकसभा सीट फरवरी 2008 में अस्तित्व में आई और इस सीट पर 2009 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए और हरिभाऊ जावले यहां से जीतकर संसद पहुंचे। लेकिन अगले ही चुनाव में उन्होंने ये सीट एकनाथ खड़से की बहू रक्षा खड़से के लिए छोड़ दी और रक्षा खड़से इस बार भी चुनावी मैदान में है। लेकिन यहां बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, जयती। चलिए जान लेते हैं रावेर लोकसभा सीट में 2014 और 2019 में क्या वोटिंग इतिहास रहा। 2014 में रक्षा खड़से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जिन्होंने जीत दर्ज की थी उस समय भी, और ऐसे में 55.04% वोट उन्हें मिले। उनके सामने एनसीपी मनीष दादा जैन, उस समय एनसीपी गुट से, और ऐसे में 26.29% वोट उन्हें मिल पाए थे। इसके बाद 2019 के अगर इतिहास पर इस सीट पर नजर डालें तो रक्षा खड़से एक बार फिर से सीट पर जीती है। 2019 में 59.93% वोट रक्षा खड़से को मिले और उन्हें जब कॉम्पीट कर रहे थे डॉक्टर उल्लास पाटिल तो लग रहा था कि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन मात्र 2019 में डॉक्टर उल्लास पाटिल को 29.23% ही वोट मिल पाए। रक्षा खड़से लगातार 2 बार से जीत रही है सीट पर, एक बार फिर से मैदान में है। देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या जो नाम और जो वर्चस्व हो इस सीट पर कायम रहता है रक्षा खड़से का। सिर्फ इस सीट पर नहीं बल्कि कई ऐसी सीटें हैं जहां वर्चस्व की जंग है और इस जंग के बीच में जंग इस बात की भी है कि आप अंदाजा लगाइए बीते चुनाव में जिन 96 सीटों का आज हम जिक्र कर रहे हैं, चौथे चरण में जिन 96 सीटों पर वोट डाले जाने कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर ही जीत पाई थी। क्या उस रिकॉर्ड में बढ़ोतरी कांग्रेस करेगी और बीजेपी कितना वाईएसआर एसपी के अंदर सेंध लगाएगी, ये चौथे चरण में तय होगा। एक छोटे